गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोग बात कर रहे थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया के बारे में। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप की, प्राथमिक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और द्वितीयक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, और ये समझा था कि यूनिपोर्ट क्या है, सिम्पोर्ट क्या है और एंटीपोर्ट क्या है। और कल ये भी डिस्कस किया था कि जो कोशिका झिल्ली है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी, उससे होकर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, निष्क्रिय परिवहन होता है, और उससे होकर जो सक्रिय परिवहन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। मूल रूप से उन दोनों में क्या अंतर है, ये हमने कल के लेक्चर में बात की थी। आज हम बात करेंगे दो विशिष्ट प्रकार के परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की। और आज जो हम बात कर रहे हैं, जिन दो प्रकार के परिवहन की, ट्रांसपोर्ट की, ये दोनों भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन के ही उदाहरण हैं। लेकिन जिन दो विशिष्ट प्रक्रियाओं की आज हम बात कर रहे हैं, इसके द्वारा बड़े आकार वाले अणु, लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट झिल्ली से होकर होता है। तो आज हम बात करेंगे एक तो एक्सोसाइटोसिस की, और एक बात हम करेंगे एंडोसाइटोसिस की। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस, इन दो प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो, नाम से क्लियर है। एंडो का मतलब होता है अंदर की ओर, यानी एंडोसाइटोसिस एक ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एटीपी का उपयोग किया जाएगा, मेटाबॉलिक एनर्जी काम में आएगी, और कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करेगी, किसी अणु को अपने भीतर, इनवर्ड यानी भीतर की ओर एंटर करवाएगी, और इस समय वो एक वेसिकल बनाती है। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें एंडोसाइटोसिस को,
तो कैसे परिभाषित करें कि एंडोसाइटोसिस एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सक्रिय परिवहन है, जिसमें एटीपी यानी मेटाबॉलिक एनर्जी का उपयोग किया जाएगा और कोशिका झिल्ली अणु को एक वेसिकल के रूप में, वेसिकल इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स होती है ड्रॉपलेट लाइक, तो एक वेसिकल के रूप में भीतर की ओर ग्रहण करती है। अच्छा, एक डायग्राम से हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। डायग्राम में हम देखेंगे यहां पर कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी। इज दैट क्लियर? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर ये ऐसे कुछ बड़े आकार वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? अंदर की ओर ऐसे इनवर्ड अंदर की ओर मुड़ेगी और अंदर की ओर मुड़कर ये ऐसे एक कप लाइक संरचना बनाएगी। इनवेजिनेशन कप जैसी एक संरचना बनी। ये अणु जो थे बाहर वो इस संरचना में आए, फाइनली एक वेसिकल ऐसे बन गई और इस प्रकार मॉलिक्यूल झिल्ली के बाहर से अंदर की ओर यानी सेल में एंटर हो गया। तो इस प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एंडोसाइटोसिस नाम दिया गया है। अच्छा, इसी प्रकार का एक और ट्रांसपोर्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्स का मतलब होता है बाहर, यानी ये प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस की अपोजिट है। तो ये भी एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है। एटीपी यानी मेटाबॉलिक एनर्जी काम में आएगी, लेकिन होगा क्या? मॉलिक्यूल को इस क्रिया द्वारा कोशिका के बाहर भेजा जाएगा, आउटसाइड। वहां अंदर आया था एंडोसाइटोसिस में, एक्सोसाइटोसिस में उसे बाहर भेजा जाएगा। तो कैसे होगा इसमें कि एक वेसिकल बनी हुई है कोशिका के भीतर, वो जाकर कोशिका झिल्ली के साथ फ्यूज हो जाती है, उसके साथ जाकर जुड़ जाएगी और उसके अंदर जो कंटेंट है, जो मॉलिक्यूल है, उसको बाहर डिस्चार्ज मुक्त कर दिया जाता है। एक डायग्राम की हेल्प से इसको भी हम समझ सकते हैं कि मान लो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसका साइटोसोल अंदर वाला मैट्रिक्स वाला भाग है सेल का। यहां पर ये एक वेसिकल बनी हुई है जिसमें वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अणु हैं जिन्हें बाहर भेजना है। तो ये वेसिकल्स मूवमेंट करती हुई जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई और अपने कंटेंट को बाहर रिलीज कर दिया। तो इसे हम एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि किसी कोशिका ने कोई प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन कोई एंजाइम के रूप में हो सकता है, पाचक एंजाइम हो, हार्मोन के रूप में कार्य कर रहा हो। तो ये जो भी सीक्रेटरी मॉलिक्यूल है, एक कोशिका से जो भी अणु स्त्रावित होते हैं प्रोटीन के रूप में, हार्मोन के रूप में, एंजाइम के रूप में, वे हमेशा इस एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा बाहर मुक्त किए जाते हैं। अब जिस एंडोसाइटोसिस की हमने बात की थी, वो जो एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो दो प्रकार की है। पहले हम बात करेंगे फैगोसाइटोसिस की बात। क्या होता है फैगोसाइटोसिस में? यह डायग्राम में आप देख रहे हो
कि कोई सॉलिड पार्टिकल, ठोस पदार्थ इस प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर उपस्थित है। दिख रहा है आपको? जनरली कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, इस अणु के चारों ओर ऐसे क्या करेगी कि इस अणु के चारों ओर ऐसे स्यूडोपोडिया, कूटपाद बनाएगी और फिर कूटपाद बनाकर इस अणु को जो झिल्ली की सतह पर उपस्थित होता है उसे अपने भीतर ग्रहण कर लेती है। समझते हैं क्या होता है इसमें कि फैगोसाइटोसिस में किसी ठोस पदार्थ को ग्रहण कोशिका झिल्ली करती है। इस क्रिया को सेल ईटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब जनरली इसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली क्या करती है कि फूड वैक्यूल्स हैं, फैगोसोम है, ऐसी वेसिकल्स बनाती है। जनरली आपको ये लाइसोसोम में देखने को मिलेगा, जहाँ लाइसोसोम कुछ अपशिष्ट पदार्थों को, कोशिका के कुछ ऐसे भाग जो अब काम के नहीं हैं, उन्हें नष्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ को ग्रहण किया जा रहा है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, वो ठोस पदार्थ भीतर आ जाएगा। इसे फूड वैक्यूल, फैगोसोम इस नाम से भी जाना जाता है। अब जनरली ये आपको कहाँ दिखेगा? WBC बैक्टीरिया को ग्रहण करती हैं। इसी तरह कुछ मृत अपशिष्ट ऊतक कोशिकाओं के हिस्से हैं, लाइसोसोम उनको ग्रहण करता है। ये सब आपके फैगोसाइटोसिस के एग्जाम्पल है। WBC के द्वारा बैक्टीरिया को अपने भीतर ग्रहण करना, ये इस फैगोसाइटोसिस का एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरे प्रकार का जो एंडोसाइटोसिस है उसका नाम है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये दोनों ही आपके एंडोसाइटोसिस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अंतर क्या है कि फैगोसाइटोसिस में ठोस अणुओं को, सॉलिड पार्टिकल्स जो थे उन्हें भीतर ग्रहण किया गया, जबकि एंडोसाइटोसिस में जनरली जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, अगर कोई तरल रूप में अणु है उसे भीतर ग्रहण करना है तो उस केस में ये क्रिया पिनोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है। तो समझते कैसे होता है ये प्रोसेस, ये पिनोसाइटोसिस के बारे में है। यहाँ क्या होगा कि जो कोशिका झिल्ली है वो एक इनवेजिनेशन कप, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगी कि ये झिल्ली है तो झिल्ली का एक इतना सा हिस्सा ऐसे एक इनवेजिनेशन कप बनाएगा। जो लिक्विड कोशिका झिल्ली की सतह पर है वो इस इनवेजिनेशन कप में आ जाएगा और फिर उसे भीतर ग्रहण कर लिया जाता है। तो पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो हमने बात की फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग नाम दिया गया है। अब कुछ एग्जाम्पल्स बात करते हैं, जैसे कि हमें कुछ उदाहरण देखने हैं अभी जो पिनोसाइटोसिस की क्रिया को समझाते हैं। जनरली जैसे सेल ड्रिंकिंग की जब हम बात करते हैं, इसमें वायरस जो हैं उन्हें जब सेल अपने भीतर ग्रहण करती हैं तो वो जनरली पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस काम में लेती है। इसके अलावा हार्मोन्स ग्रहण किए जाते हैं, वो सभी इस पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब यहाँ पर आज हमने बात की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो इम्पोर्टेंट बातों की।
एंडोसाइटोसिस की, जिसमें एक फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग की प्रोसेस थी, पिनोसाइटोसिस एक सेल ड्रिंकिंग की प्रोसेस थी, और एक हमने बात की एक्सोसाइटोसिस, जिसे सेल वॉमिटिंग, जिसमें सेल से कंटेंट सेल के बाहर रिलीज किए जाते हैं। तो बेसिकली जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कई प्रकार के हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हमने कल डिस्कस किए थे, जिनके द्वारा बेसिकली आयंस हैं, छोटे आकार के अणु हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है। आज हमने बात की एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की, जिनके द्वारा बेसिकली लार्ज साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है। तो आज का टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक था। आज हमने बात की एंडोसाइटोसिस की और बात की एक्सोसाइटोसिस की, और समझा कि किस प्रकार एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, किस प्रकार एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। अच्छा, ये प्रोसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं एंडोसाइटोसिस की बात करता हूँ तो वहाँ हम बात करते हैं कि जैसे कोई ग्लैंड है, उसके द्वारा कोई एंजाइम, हार्मोन या और कोई सब्सटेंस रिलीज होना है, तो उस पर्टिकुलर ग्रंथि की कोशिका के द्वारा ये जो एंजाइम है, ये जो हार्मोन है, ये जब भी रिलीज होंगे तो वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा रिलीज होंगे। इसी तरह इम्यून सिस्टम में WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं एक इम्पोर्टेंट कोशिका है। इसका काम है बैक्टीरिया या ऐसे कोई भी पैथोजेंस हैं हमारे शरीर में एंटर हो गए हैं तो उन्हें अपने भीतर ग्रहण करना और नष्ट करना। तो उस समय एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, और उन्हें नष्ट करने का काम किया जाता है। तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस ये दोनों ही प्रोसेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, और जो कोशिका की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जैसे इम्यून सिस्टम में फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है, लाइसोसोम भी जो अपना काम करता है तो वो फैगोसोम को डिस्ट्रॉय करता है, तो वहाँ पर भी एंडोसाइटोसिस एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, ये सभी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो उसके थ्रू परिवहन होता है, पैसिव हो, एक्टिव हो, उनके टाइप, उनके एग्जाम्पल्स, ये सब कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट पे बनता है। इसके अलावा अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़े ही यूजफुल होंगे। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।